नमस्कार, खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले बात विधानसभा चुनावों की। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं असम में 3 चरणों में, जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में चुनाव होगा। असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही दिन 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों के नतीजे एक साथ 2 मई को आएंगे। और पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी के सूत्रों से पता लगा है कि उनके सुझाव और चुनाव की तारीखें एक जैसी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी को हरा देंगे। फोटो खिंचवाने का वक्त पूरा हो गया है। स्कूटर पर सवारी की लड़ाई तेज हो रही है। वो वोटों की लड़ाई में बदल रही है। 33 दिन की लड़ाई सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। 2016 में 7 दौर में चुनाव हुए, 2019 में भी। इस दफे पहली बार 8 दौर में वोटिंग होने जा रही है। ममता बनर्जी शक जता रही हैं कि चुनाव का शेड्यूल केंद्र में सत्ता में बैठी पार्टी के कहने पर बनाया गया है। मुझे बीजेपी के सूत्रों से पता लगा है कि उनके सुझाव और चुनाव की तारीखें एक जैसी हैं। किसको फायदा हो रहा है? चुनाव आयोग से मेरा सवाल है कि आधे जिले में एक दिन में चुनाव क्यों? क्योंकि हम दक्षिण 24 परगना में मजबूत हैं, वो वहाँ 3 फेज में चुनाव करवा रहे हैं। क्या ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कहने पर किया जा रहा है? यहाँ उनको 23 दिन क्यों दिए? ये एक खेल है और मैं इसमें आपको हरा दूंगी। हम जमीन से जुड़े लोग हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी दी। काइंड ऑफ चार्जेस एंड काउंटर चार्जेस, चार्जेस को एक तो लगा ही रहा, चार्जेस तो सभी एक दूसरे पे लगा रहे हैं। तो वी हैव टू फाइंड अ काइंड ऑफ मीन वे आउट। बीजेपी ने तारीखों का स्वागत किया है। इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में बंगाल का चुनाव की घोषणा कर दी है और सभी राजनीतिक दलों की मांग थी कि इसका स्पान बढ़ाया जाए, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट में थोड़ा समय चाहिए। केंद्रीय बलों की 12 कंपनियां पहले से ही काम पर हैं। कुल 125 कंपनियां भेजने की बात अब तक हो चुकी है। चुनावी कार्यक्रम को तृणमूल ने जिस तरह से लिया है, उससे भले ही राजनीतिक माहौल गर्म हो, लेकिन ममता तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में शांत और आश्वस्त दिख रही हैं। चुनाव के शेड्यूल को लेकर तृणमूल कांग्रेस के आक्रामक बयान के बाद राजनीतिक माहौल में पश्चिम बंगाल में तापमान बढ़ने वाला है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद रखती है, अपने तेवर बिल्कुल कूल और कॉन्फिडेंट रखा। कोलकाता से मौनीदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। और एक चुनाव गुजरात में भी हुए थे, नगर निगम के। गुजरात के सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का जश्न मनाने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सूरत पहुंचे। सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी अब मुख्य विपक्षी दल बन गई है। सूरत नगर निगम की 120 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। सूरत में बीजेपी ने 93 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। सूरत पहुंचे केजरीवाल ने पहले नए पार्षदों से मुलाकात की, फिर दोपहर बाद सूरत की सड़कों पर रोड शो करने उतरे। ये रोड शो 7 किलोमीटर लंबा था। इसके बाद उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। ये जो जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, 27 सीट आई हैं, ये गुजरात के लोग एक संदेश देना चाहते हैं। अभी 2 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। गुजरात के लोग संदेश देना चाहते हैं कि वो इन दोनों बड़ी पार्टियों से तंग आ चुके हैं। गुजरात के लोग कहना चाहते हैं कि इन दोनों पार्टियों की राजनीति को हम खत्म करना चाहते हैं। एक पार्टी है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, दूसरी पार्टी है जो नफरत की राजनीति करती है।
जनता कहती है हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। कि 25 साल के बाद सबसे महंगी बिजली गुजरात में क्यों है? पूरे देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात के अंदर है। सबसे महंगी बिजली गुजरात के अंदर है। लोग पूछना चाहते हैं 25 साल के बाद, 25 साल राज करने के बाद सबसे महंगी बिजली गुजरात में क्यों है? गुजरात के लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी अपना प्यार देने में, बीजेपी को भरपूर प्यार दिया, भरपूर उनको समर्थन दिया, 25 साल राज करने का मौका दिया। लेकिन आज गुजरात के गांव के अंदर किसानों को 8 घंटे की बिजली मिलती है। और सूरत महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी को 27 सीटें जो मिली हैं, उनमें जीतने वाले उम्मीदवारों में 22 साल की पायल पटेल हैं, जो सबसे कम उम्र की पार्षद हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यहाँ पर एक रोड शो किया, लेकिन जो सभी पार्षद जीत कर आए हैं उसमें खास बात यह है कि उसमें अधिकांश लोगों की जो उम्र है वो 40 के भीतर की है। उसमें 22 वर्षीय पार्षद भी शामिल हैं। हमारे पास इसी तरह के कुछ आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं जो सूरत महानगर पालिका में जीत कर आए हैं। पायल जी, आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे यंगेस्ट आप हैं, 22 साल की हैं, तो आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो ऐसा कौन से मुद्दे आप लोगों ने उठाए थे कि लोगों ने आप लोगों को वोट दिया और आपको जो है पहली बार आम आदमी पार्टी के 27 सीटें जो हैं सूरत में आई हैं? अभी सूरत में तो मुद्दे की तो मतलब जितनी लिस्ट लंबी कर दी जाए उतने ज़्यादा मुद्दे हैं, इतनी ज़्यादा समस्या है। हम जब लोग के पास जाते थे, घर घर जाते थे, तब उनकी समस्या हमें पता चलती थी। बस उसी पे हमने बात की और हमने एक मैनिफेस्टो रखा था, गारंटी कार्ड, और गारंटी दी लोगों को। जैसे दिल्ली में काम किया वैसा ही गुजरात में करेंगे, और सबने हम पे भरोसा किया और बहुमती से हमें जिताया। इतने कम उम्र में आपको क्यों लगा कि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए या चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि इतने कम उम्र में आमतौर पर लोग आते नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, जब कोरोना लॉकडाउन का समय था तब मैं घर घर जाती थी और सबकी जो समस्या थी वो देखकर बहुत ही दुख होता था कि अभी भी इतनी समस्याएं हैं। और उनका विरोध भी किया था, कभी उपवास पे बैठे, कभी आवेदन पत्र दिया, लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तब सोचा कि ऐसे मतलब सिस्टम चेंज नहीं हो सकती, सिस्टम को चेंज करना है तो फिर सिस्टम में आना होगा। और फिर आम आदमी पार्टी से ज्वाइंट हुए और फिर ये इलेक्शन लड़ा। और इस सबके बीच मजदूर नेता नवदीप कौर को जेल से रिहा कर दिया गया है। 12 जनवरी को कुंडली में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनसे बात की है हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने। सबसे पहले फर्स्ट थॉट आपके क्या है? वही जिन लोगों के ने आज मेरे लिए रिहाई के लिए अपील की, जिन लोगों ने इतने प्रोटेस्ट किए, जिन लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई, उनको सबका पहले भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूरी दुनिया में जिन लोगों ने मेरे लिए थोड़ी सी भी आवाज़ उठाई या बहुत तरीके से आवाज़ उठाई, सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज लोगों की वजह से मैं बाहर आई हूँ और आगे भी लोगों के लिए मैं ऐसी लड़ाई लड़ती रहूँ। पहले भी मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था और आगे भी मैं गैर कानूनी काम नहीं करूँगी और ऐसी जनता के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। मैं यही बोलना चाहती हूँ। अच्छा, आपके साथ शिव कुमार भी हैं जिनको हाँ जी, शिव कुमार को तो बहुत बुरे हालात हैं और उस दिन 12 तारीख वाले दिन शिव कुमार वहाँ पे हाजिर नहीं था। शिव कुमार को फिर भी पकड़ा गया और बुरे तरीके से पीटा गया है, उसकी पूरी हड्डियां तोड़ दी गई हैं और अभी तक उसको हॉस्पिटल में नहीं शिफ्ट किया गया। और हालांकि ऑर्डर है और हम लोग बोलना चाहते हैं जनता के थ्रू कि शिव कुमार के लिए भी ऐसे ही बोलना चाहिए, क्योंकि शिव कुमार की लड़ाई बहुत ज़्यादा है। शिव कुमार एक उसकी बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत ही गरीब फैमिली से होने की वजह से उसकी एक आंख से दिखता भी नहीं, फिर भी वो लोगों के लड़ता रहा है। कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया है कि जो आप पेटिशनर हैं यानी आपके बारे में कि आप इंश्योर करेंगी कि आपके प्रेजेंस से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, तो क्या अब यहाँ से आप मुक्तसर जाएंगी, सिंघू जाएंगी, कहाँ जाएंगी? देखिए जी, अभी मैं अपने घर वालों से बात करूंगी। अभी मैं जेल से तुरंत बाहर आई हूँ, मैं अपने घर वालों से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे अपने घर वालों से। मेरे घर वाले जहाँ पे लेकर जाएंगे मैं एक बार वहीं पे जाऊंगी, लेकिन मैं सिंघू बॉर्डर पे जरूर जाऊंगी, क्योंकि पहले भी सिंघू बॉर्डर भी थी और किसानों के साथ मैं जरूर बैठूंगी। एक्सटॉर्शन के जो चार्जेस हैं उस पर क्या कहना है? देखिए जी, अभी मैं इतना नहीं ज़्यादा बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैं अपने वकील से बात करके केस के बारे में अपने वकील से बात करके बाद में सब कुछ बात कर दूंगी, क्योंकि केस बंद नहीं हुआ है। सब जुडिस है तब तक बोलना ठीक नहीं है किसी मुद्दे के ऊपर, लेकिन ये जरूर है कि पहले भी कभी कोई वायलेंस में हाथ नहीं था।
पहले भी कोई इलीगल काम नहीं किया था, आगे भी नहीं करेगी। प्रोटेस्ट पहले भी किया था, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। वो तो कानूनी तौर पे हम लोग को कानून ने मानता भी है। अगर आपको किसी चीज का, अगर आप किसी से विरोध करना चाहते हो तो आप शांतमय तरीके से धरना कर सकते हो। आपको लेने कौन आया परिवार से? अभी मेरी मम्मी जी आए हैं, मेरे बहन और मतलब मेरे दोस्त आए हुए हैं, मैं उनके साथ जाऊंगी जी। अभी किसंदू बॉर्डर पे हम लोग जरूर जाएंगे। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, उसमें हम सारा कुछ बताएंगे अपने वकील से बात करके, क्योंकि अभी मैं जेल से तुरंत बाहर आई, मुझे बहुत सारी चीजों का नहीं पता है कि मेरे केस में क्या क्या हो रहा है, तो इसलिए प्लीज अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती। धन्यवाद करना चाहती हूँ। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कृषि कानूनों से नाराज किसानों ने 20 बीघा गेहूं की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। फसल नष्ट करने वाले किसानों ने कहा कि उनके किसान भाई आंदोलन करते हुए शहीद हो रहे हैं, तो वे फसल का क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी फसल नष्ट करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जब हमारे किसान भाई शहीद हो गए, सरकार पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब ये बताओ कि आदमी रोजी रोटी क्या के लिए कमाता है? परिवार चलाने के लिए। जब हमारा परिवार ही नहीं रहेगा तो हम इस फसल का क्या करेंगे? फसल बर्बाद क्या करेंगे फसल का? इसका हम ये हमारे भाई शहीद हो रहे, किसान भाई दिल्ली में मर चुके हैं, हम फसल का क्या करेंगे? क्या चाहते हैं सरकार? हम ये चाहते हैं जो 3 बिल है, वापस होने चाहिए, नहीं तो भूखे मर जाएंगे और को भूखे मार देंगे। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में तेल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि बीते 3 दिनों से कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इस महीने कुल 13 दिन दाम बढ़ाए गए, जबकि कटौती एक बार भी नहीं हुई है। पेट्रोल और डीजल के भाव किस तरह लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं, देखिए हमारे सहयोगी अरुण सिंह की ये चुटकी लेती रिपोर्ट। ये है मेरा लग्जरी शॉपिंग हॉल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है। मैं एचपी के पेट्रोल पंप नोएडा में हूँ। अच्छा, आजकल इन्होंने नया एडिशन किया है यहाँ अपने स्टोर पर फैंसी स्टोर कि इन्होंने खतरा लिख दिया है यहाँ पे कि आप आएंगे तो खतरा है, हार्ट अटैक हो सकता है, पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, चक्कर खा के गिर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इट इज ए नाइस थिंग। अच्छा, यहाँ मुझे ट्रक भर के वादे भी देखने को मिले। ये वही वादे हैं जिसमें कहा गया था कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल के प्राइसेस कंट्रोल होंगे। जब मैं घर से चला तो मेरे को ऐसा थोड़ा धक धक हो रहा था। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। डीजल और पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन है, वैरायटी है, आप किसी भी तरीके से लूट सकते हैं। यहाँ डिफरेंट पैकेजेस मुझे ऑफर किए गए, जैसे 2 बूंद जिंदगी की या फिर टैंक फुल, बढ़िया मेरी आई है। मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट नोएडा में 100 रुपए तो अभी नहीं हुआ। कार्ड स्वाइप करने से पहले इन्होंने पूछा, कर दूं बर्बाद? हाँ कर दीजिए, लीजिए। कार्ड स्वाइप होने के बाद बैलेंस देखने की जरूरत ना करें, और एक एडवाइस दूंगा कि अपने प्रॉपर्टी के कागजात भी लेकर जा सकते हैं आप, ट्रांजैक्शन में मदद मिलेगी। वहीं लाइफ लेसन्स भी सीखने का मुझे मौका मिला, जैसे अगर आप ट्रिगर इजीली हो जाते हैं तो यहाँ का शॉपिंग एक्सपीरियंस आपको पेशेंस सिखाता है कि देखिए आप आंखों के सामने खुद लुट रहे हैं और आप कितने पेशेंट हैं। इसके बाद आई टुक एन एग्जिट। लुट गए, ये लुट गए, वूहू।